Hello students, welcome to my channel. If you learn something from this video, then subscribe my channel, like it and share it. For your queries, drop your message in comment box. So, in today's video, we are going to discuss about basic organic chemistry or general organic chemistry or root of organic chemistry. Why this video? ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? कभी कभी मैं स्टूडेंट्स से बात करती हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या बाउंसर जाता है या लिंक टूट जाती है, मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है, कि डर लगता है, समटाइम्स इट इज़ लाइक नाइटमेयर। ऐसा क्यों होता है? वाई? जब इस वाई के आंसर पे मैंने काम किया तो मुझे समझ में आया, जब तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो या कोई तुम लोगों को एक्सप्लेन करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब कुछ कुछ टर्म्स बार बार आते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, मिसोमरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये टर्म्स जब आते हैं, अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं है, इन टर्म्स को तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो वो पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है या बाउंसर जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसे लगता है। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड दैट इज़ रूट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टर्म्स अगर तुम लोगों के क्लियर नहीं है तो ऑर्गेनिक अपने आप डिफ़िकल्ट लगता है, और अगर टर्म्स क्लियर है तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है और ईजी लगता है। इसीलिए आज हम लोग उस टर्म्स पे काम करेंगे जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तुम लोग कोई भी चैप्टर लो, तुम लोग रिएजेंट्स को पढ़ो, नेम रिएक्शन को पढ़ो, इंटरमीडिएट्स को पढ़ो, तुम लोग फोटोकेमिस्ट्री पढ़ो, पेरिसाइक्लिक पढ़ो, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ो, ये टर्म्स आएंगे क्योंकि ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम लोग इस लेक्चर में, आई विल ट्राई कि मैं ये लेक्चर 1 आवर में ख़त्म करूँ, सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, उस बेस पे काम करेंगे, उस बेस का रिव्यू लेंगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। ओके, सो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमेशा आती है। ओके, सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नथिंग बट द कैपेसिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एटम की जो कैपेसिटी रहती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। एक बार मैं फिर से अलग टाइप से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कोई बॉन्ड ए एंड बी, ये दोनों एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट इज़ लाइक कि 2 स्टूडेंट्स एक बेंच शेयर कर रहे हैं। ओके, 2 स्टूडेंट्स एक बेंच शेयर कर रहे हैं। हम लोगों को क्या लग रहा है, 2 स्टूडेंट्स एक बेंच शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें से कोई एक स्टूडेंट डोमिनेटिंग रहता है और कोई एक स्टूडेंट रहता है जो लो डोमिनेटिंग या लेस डोमिनेटिंग रहता है, या बेचारा स्टूडेंट रहता है। तो वो जो डोमिनेटिंग स्टूडेंट है वो ज़्यादा बेंच का पोर्शन एक्वायर करता है, और जो बेचारा स्टूडेंट रहता है वो एक बाजू में कोने में बैठता है। ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोमिनेटिंग नेचर टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। ये जो ए है और बी है, सपोज इसमें से ये जो बी है ये डोमिनेटिंग है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ पुल करने की जो कैपेसिटी है वो ए से ज़्यादा है। ओके, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ 100% शेयरिंग नहीं आएगा। वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसका है एक इसका है, बट इट इज़ नॉट लाइक 50-50%, इसके पास 50% है, इसके पास 50% है, ऐसा नहीं है। ये जो बी है वो मोर डोमिनेटिंग है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो कैपेसिटी ए से ज़्यादा है। जब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो अपने आप क्या हो जाता है, ये पार्शियल निगेटिव हो जाता है, एंड ये अगर पार्शियली निगेटिव हो जाता है तो ए अपने आप पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। सो दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तुम लोग जब एलिमेंट्स को पढ़ते हो या किसी मॉलिक्यूल को पढ़ते हो तो हमेशा तुम लोगों के 2 एटम्स के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में तुम लोगों को बॉन्ड दिखता है। तो वो बॉन्ड हमेशा शेयरिंग में, ऐसा तुम लोगों को लगता है, या ऑन पेपर ऐसा हमें दिखता है कि हम लोग बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है। जब 2 डिफरेंट एटम्स उस बॉन्ड को शेयर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होती है किसी एक की तरफ। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस आते हैं, वो एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं। एफ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस। ये एक ऐसे ही मैंने सीरीज़ लिखी है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक प्लेन सिंपल रूल है, एज द साइज ऑफ एटम
इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ओके, एक मैं सिंपल तुम लोगों को बताती हूँ। अगर तुम लोग कंफ्यूज हो गए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, सिंपल इसको पीरियोडिक टेबल में याद करो। पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों का पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। तो इन पीरियोडिक टेबल इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तुम लोग मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद कार्बन की। ओके, तो इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सोचो, उसको पीरियोडिक टेबल में याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आएगी। अगर और एक तुम लोग अगर मूव करते हो अप टू डाउन, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन FCl, Br, I, ओके, right, left to right electronegativity increases and up to down electronegativity decreases. That means फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। यहाँ देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ओके, इट इज़ डिपेंड अपॉन योर साइज ऑफ एटम। तो सिंपल याद रखो, अगर तुम लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये सीरीज़ याद नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है, वो दो एलिमेंट जिसमें बॉन्ड शेयरिंग हुआ है उसको पीरियोडिक टेबल में याद करो, कौन कहाँ है। ओके, अगर वो ज़्यादा राइट साइड में होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दिस एग्जाम्पल। ओके, और अगर उनका कंपैरिजन अप और डाउन में है, F और आयोडीन में है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बॉन्ड है F और I, इसको मुझे ब्रेक करना है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, वो अप पोजीशन पे है। ओके, मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है कार्बन और ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो राइट साइड है। सो राइट साइड और अप पोजीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टर्म हमेशा आएगी जब भी तुम लोग बॉन्ड को लिखोगे दो डिफरेंट एटम के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ओके, तुम लोगों को कंपेयर करना रहता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन, जब भी तुम लोग मैकेनिज्म सॉल्व करते हो, रिएक्शन पे जाते हो, तब तुम लोगों को उस रिएक्शन को सॉल्व करते वक्त तुम लोगों को पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड डिसाइड करने की बहुत ज़रूरी रहता है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो उसमें तुम लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करती है। तो अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परफेक्ट पता है, फॉर एग्जांपल X और Y, और मुझे Z का अटैक करना है, सपोज Z इज़ पॉजिटिव, अगर Z पॉजिटिव है तो किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव साइड इसमें ढूंढनी है। तो नेगेटिव साइड कैसे ढूंढोगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो अटैक है ऐसे होगा। ओके, दैट मीन्स हमें क्या स्पेसिस मिलेगी, XZ। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम लोगों का कोई भी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही डिपेंड रहता है। तुम लोग जब बॉन्ड ब्रेक करते हो, इट इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब भी तुम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म सॉल्व करते हो ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। ओके, मैंने कुछ सिंपल ग्रुप्स लिखे हैं। जो ग्रुप्स खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे ही ग्रुप्स रहते हैं, उन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। फॉर एग्जांपल NO2, COOH, COR, CN, COR, दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल OH, OR, NH2, NR2, OCOR, इसमें O पहले है, इसमें कार्बन पहले है, OCOR, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, जब तुम लोग प्रैक्टिस करते हो, तुम लोग बहुत सारे मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करते हो, तो ये ग्रुप्स दिमाग में बैठ जाते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, सो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके लिए मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, वो अच्छे से सुनो, समझो, फिर तुम लोग किसी भी ग्रुप को एक्सप्लेन कर सकते हो कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक एग्जांपल लेते हैं, NO2। आई होप तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परफेक्ट समझ में आई। NO2। ओके, NO2 का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, या तुम लोगों को CN का 2 मॉलिक्यूल का लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, CN का लेते हैं, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने CN का एग्जांपल दिया है। तो CN, ओके, अब ये जो तुम लोगों का ग्रुप है CN, इस ग्रुप को नंबरिंग करो 1 and 2।
ओके हमेशा कोई भी तुम लोगों का जो ग्रुप रहता है, जिसे तुम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उसको नंबरिंग करो 1 और 2, पहला और दूसरा आइटम। ओके जो दोनों अलग है, कार्बन कार्बन नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन और दूसरा कोई मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल, सो कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब अगर इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, ठीक से सुनो, अगर जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, देन दैट ग्रुप इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। 1 नंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, देन इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और 2 नंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, देन इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके तो इसमें किसकी ज़्यादा है हमें पता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वक्त देखा था। तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे ही एक्ट करेगा। ओके तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, अगर 2 नंबर का सेकेंड नंबर का जो एटम है हमारे पास, जो एलिमेंट है, वो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो क्या करता है, इस कार्बन को चांस ही नहीं देता है, या पहले वाले को चांस ही नहीं देता है, वो खुद उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब वो सबको खुद की तरफ खींचता है। सो ओवरऑल इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तुम लोग कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, COH का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे डबल बॉन्ड वगैरह रहता है तो तुम लोग उस केस में डबल बॉन्डेड वाला एटम कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज़ अवर 1 एंड दिस इज़ अवर 2। तो इसमें 1 और 2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 2 की, देन इट शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सेम एग्जाम्पल हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सो OH 1 एंड 2 किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 1 की, यहाँ किसकी थी, 2 की। तो अगर 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन इट मस्ट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई और एग्जांपल लेते हैं, NH2 1 एंड 2 किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा रहती है इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और 2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा रहती है इट शुड बी एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन withdrawing. So that is all about your electron withdrawing group and electron donating group. Okay. So the next very important term that is electrophile and nucleophile. Okay. ये terms हम लोग बार बार use करते हैं. So when your reactant get converted into product, कोई भी reactant जब product में convert होता है तो हम लोग एक reagent use करते हैं. Okay. इसे हम लोग attacking reagent भी बोलते हैं क्योंकि ये इस पर attack करता है और फिर इस रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करता है। तो ये जो तुम लोगों का रिएजेंट है वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ओके, इफ इट इज़ पॉजिटिव इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इफ इट इज़ नेगेटिव इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो तुम लोग नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एन ऐसे भी याद रख सकते हो। सो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव। सो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग नेचर। फाइल का अगर तुम लोग डिक्शनरी मीनिंग देखने जाओगे तो इट इज़ लविंग नेचर। तो इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है तो ये खुद क्या होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रॉन वर्ड है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव लगता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इट इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, सो इट इज़ पॉजिटिव स्पेसिस। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज पॉजिटिव स्पेसिस, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल इज CH3+, जो हमेशा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज CH3+। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव स्पेसिस है। ओके, जो रिएजेंट पे प्रेजेंट रहती है या रिएक्टेंट में भी जो पॉजिटिव साइड जैसे एक्ट करती है, उसमें 2 टाइप्स है। दैट इज वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, मतलब उसमें एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट रहता है, पॉजिटिव चार्ज। सो दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल CH3+, H+, आयोडीन प्लस। अगर हम किसी को इलेबोरेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन को CH3, H। ओके, कितने चाहिए, अगर उसको कंप्लीट करना है कार्बन को तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है।
सो दैट इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, सो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस। क्लियरली दिख रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव स्पेसिस, ओके। इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग नेचर। नेक्स्ट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो मैंने बताया ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लियरली दिखता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, इसलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। बट नेक्स्ट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। एग्जाम्पल BCl3, BF3, CO2। हम लोग एक एग्जाम्पल एलेबरेट करते हैं CO2 का। कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। फिर भी कार्बन तुम लोगों का क्या एक्ट करता है? पॉजिटिव एक्ट करता है। कैसे? सोचो थोड़ा। इसके बाजू में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, सो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। ये यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, मतलब कार्बन के दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, सो इट बिकम पार्शियली पॉजिटिव, दिस बिकम पार्शियली निगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए मैंने पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया, ओके। सो योर कार्बन बिकम पार्शियली पॉजिटिव, दैट्स वाई योर CO2 इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे बहुत सारे स्पेसिस है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, BCl3, BF3, CO2। बहुत बार जैसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट याद करो। कोई तो है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो नेगेटिव हो रहा है, और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, सो दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। दिस कार्बन इज योर पॉजिटिव स्पेसिस, ओके। नेक्स्ट विल सी फॉर न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल, ओके। हमने इलेक्ट्रोफाइल देखा, हम लोग न्यूक्लियोफाइल देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल को याद रखना बहुत ईजी है, NN, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो न्यूक्लियोफाइल आर नथिंग बट नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, दैट मीन्स उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, सो इट कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, that means electron rich species, easily donate electrons. Example is OH minus, जो हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, OH minus, okay. So न्यूक्लियोफाइल के भी 3 टाइप्स है। दैट फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स लाइक H माइनस, OH माइनस, RO माइनस, Cl माइनस। सो ये नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस रहते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो दे कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। नेक्स्ट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। मतलब ये न्यूट्रल दिखते हैं बट ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सो दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर नथिंग बट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया का अगर लेते हैं NH नाइट्रोजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर रहती है इलेक्ट्रॉन की। सो बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट मीन्स इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो द एग्जाम्पल्स आर H2O ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, H2S सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पिरिडीन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अगेन यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। सो जब भी तुम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करोगे दैट मीन्स कहीं तो तुम लोगों के एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, and that excess electron are nothing but your lone pair electron, okay. And third is ambient nucleophile। ये बहुत कम रेयर स्पेसिस है बट ऐसे स्पेसिस रहते हैं। एम्बियंट मीन्स 2 जगह से वो एक्ट कर सकते हैं, ओके। सो एक स्पेसिस है CN। अब CN में कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। कार्बन 4 वैलेंसी में रहता है, यहाँ नहीं है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर, इसके ऊपर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये जो CN स्पेसिस है ये कार्बन से भी अटैक कर सकती है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकती है, मतलब कार्बन के पास भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। सच स्पेसिस आर कॉल्ड एज एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो हियर वी फिनिश्ड विद आवर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो नेक्स्ट टर्म इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ओके। जब भी तुम लोग कोई रिएक्शन लिखते हो, जैसे A अगर कोई हमारा सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है, रिएजेंट हमने डाला और हमें प्रोडक्ट मिला है D, ओके। तो ये D डायरेक्टली नहीं मिलता है। अगर तुम लोग उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में हमें A से कुछ शायद B मिलेगा, B से शायद C मिलेगा और C से फिर D मिलेगा। सो दैट A एंड D आर स्टेबल है,
वो ए और डी जो है वो स्टेबल है और हमने उसको रिकवर किया है, बाजू में निकाला है। बट जब ये डी बनता है तो बीच में कुछ अनस्टेबल स्पेसीज बनते हैं। ओके, दैट स्पेसीज आर कॉल्ड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। वो रिएक्टिव रहते हैं इसलिए ईजिली दूसरे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्टेबल नहीं रह सकते। उसको हम लोग बहुत बार ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो रिएक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तुरंत दूसरे किसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है इस पे डिपेंड तुम लोगों का ये जो डी प्रोडक्ट है वो रहता है। अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन कौन से है? कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल्स। ओके, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बीन, नाइट्रीन एंड फ्री रेडिकल्स। सो फर्स्ट विल गो फॉर कार्बोकैटायन। ओके, सो कार्बोकैटायन, कार्बो मीन्स कार्बन, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। सो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कार्बोकैटायन बोला जाता है। ओके, कार्बोकैटायन कैसे बनता होगा? अगर ये एक स्पेसीज है तुम लोगों का, ओके, अल्किल हैलाइड है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर Cl माइनस हो जाएगा तो CH3CH2 ये प्लस हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज अवर कार्बोकैटायन। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। दिस इज अवर कार्बोकैटायन। किसी भी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है सो दिस इज अवर कार्बोकैटायन, दिस इज अवर कार्बोकैटायन। वो कितना भी सबस्ट्रेटेड कार्बन हो, यहाँ देखो, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, बट ऑल आर कार्बोकैटायंस। ओके, इसकी स्टेबिलिटी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बेनियन। ओके, सो व्हाट इज कार्बेनियन? एग्जैक्टली अपोजिट, कार्बेनियन, कार्बन, नियन, एनायन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। सो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको कार्बेनियन बोला जाता है। ये एक स्पेसिस फॉर्म होती है, इसके यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सो दिस इज 1 CH3CH2 माइनस कार्बेनियन, CH3 माइनस कार्बेनियन, यहाँ टर्शरी कार्बेनियन दिखाया है। सो दिस इज योर कार्बेनियन। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन देता है और कार्बन नेगेटिव हो जाता है, सो दैट इज कार्बेनियन। यहाँ कार्बन ने किसी और को इलेक्ट्रॉन दिया है तो कार्बन खुद पॉजिटिव हुआ है, सो दैट इज कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल। ओके, सो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन और कार्बेनियन से थोड़े डिफरेंट है। कार्बोकैटायन और कार्बेनियन में हमने क्या किया था, ए और बी बॉन्ड को जब ब्रेक किया था तो फर्स्ट केस में हमने ऐसे किया था, बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ए पॉजिटिव हुआ। ओके, और सेकेंड केस में ए और बी को हमने कैसे किया था, ए ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ए नेगेटिव हो गया। सो दिस इज योर कार्बोकैटायन एंड दिस इज योर कार्बेनियन। सो दैट फ्यूजन इज कॉल्ड एज हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन मतलब इक्वल फ्यूजन नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले गए, दैट इज हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। बट इन केस ऑफ फ्री रेडिकल देयर इज होमोलाइटिक फ्यूजन। एक दो मॉलिक्यूल्स एक बॉन्ड जब शेयर करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो किसी किसी केस में क्या होता है, ये बॉन्ड होमोलाइटिक फ्यूजन करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाता है, इक्वल शेयरिंग होता है। इन दैट इक्वल शेयरिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके, सो ऐसे एग्जांपल्स तुम लोगों को जनरली फोटो केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे। सो एक एग्जांपल है दैट इज क्लोरीन, Cl2। क्लोरीन पे अगर Hv इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन होती है तो Cl ये जो बॉन्ड है ये होमोलाइटिक फ्यूजन करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सो यू गेट योर फ्री रेडिकल। सो दैट इज नथिंग बट योर फ्री रेडिकल। इसको पॉजिटिव या नेगेटिव से नहीं, ऐसे डॉट से दिखाया जाता है। सो H फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट इज कार्बीन। कार्बीन मतलब कार्बन पे ऊपर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कार्बन की वैलेंसी हम कितने दिखाते हैं, 4 दिखाते हैं, बट यहाँ कितने, 2 ही हाइड्रोजन से, तो बचे हुए जो 2 वैलेंस बॉन्ड्स है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज नथिंग बट कार्बीन। It is not carbocation, not carbanion, it is carbene. Okay, 2 unpaired electrons. So here CH2N2 जब ब्रेक होता है तो N2 गैस रिलीज होता है और CH2 स्पेसिस जो मिलती है that is nothing but our carbene. 2 unpaired electrons on carbon is called as carbene. Same 2 pairs of unpaired electron on nitrogen is called as nitrene. नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहता है। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी एक लोन पेयर रहता है। अगर नाइट्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, NH3, 3, तो यहाँ हमने एक ही दिखाया है। तो जब दो पेयर्स रहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, तो उसको नाइट्रीन बोला जाता है। सो दे 1 पेयर
and another pair, one pair and another pair, so it is nitrene. NH3 जैसे मैंने बताया CH4 है, 2 हाइड्रोजन हमने बाजू में कर दिए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आए. वैसे ही NH3 इस पर ऑलरेडी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, सो दैट इज नथिंग बट नाइट्रीन. दिस इज HN nitrene species, that is CH3N species. So 2 pairs, one is lone pair and another is unpaired electron, जैसे यहाँ फॉर्म हुए. So carbene and nitrene are equivalent species. Okay, carbene and nitrene are equivalent species. अगर कार्बन के ऊपर 2 unpaired electrons है तो it is carbene, and नाइट्रोजन के ऊपर 2 unpaired electrons है then it is called as nitrene. Okay. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. ओके, कोई भी जब मॉलिक्यूल रहता है तो वो मॉलिक्यूल में हम लोग बॉन्ड्स शो करते हैं. व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड्स? बॉन्ड्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड क्रिएट होता है. ओके, सो ये जो बॉन्ड्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं? नहीं, कभी नहीं. इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती रहती है. मॉलिक्यूल के किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, कोई इलेक्ट्रॉन रिच रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. उस मॉलिक्यूल में क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब तुम लोग रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ोगे या मैकेनिज्म्स अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉलिक्यूल के किस पोर्शन में या किस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कम है. इसके बिना हम लोग मैकेनिज्म को हाथ नहीं लगा सकते या रिएजेंट का अटैक नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. ओके, सपोज दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल, A B से कनेक्टेड, C है, D है, E है. हम लोग X का अटैक करेंगे या रिएजेंट का अटैक करेंगे. रिएजेंट कहाँ अटैक करेगा? अगर ये रिच स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोर्शन चाहिए, पॉजिटिव पोर्शन चाहिए. अगर ये पॉजिटिव स्पेसिस है तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसी स्पेसिस चाहिए, ऐसा पोर्शन चाहिए. तो ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे. सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमें किस में हेल्प करता है? टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर के किस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किस में कम है, वो समझने के लिए हमें इफेक्ट्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो दीज आर सम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, second is resonance, third is hyperconjugation and fourth is electromeric effect. अब इसमें ये जो first 3 effects है, inductive, resonance and hyperconjugation, these are permanent effects and electromeric effect is temporary effect. So what is the difference between permanent and temporary? ये जो effects है वो within the molecule रहते हैं. within the molecule मतलब उस molecule में एक्चुअली प्रेजेंट रहते हैं. ओके, बट ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये इफेक्ट इस रिएजेंट की वजह से क्रिएट होता है. तो किसी और की वजह से वो क्रिएट होता है, इसलिए वो जो रिएजेंट है उसको अगर हटवा दो तो वो इफेक्ट भी खत्म हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेम्पररी इफेक्ट. आया समझ में? ये जो है इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सिर्फ इसके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं है. दैट इज दिस इफेक्ट्स, फर्स्ट 3 इफेक्ट्स. बट ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिएजेंट की वजह से क्रिएट होता है. तो जो रिएजेंट की वजह से क्रिएट होता है दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इट इज़ टेम्पररी इफेक्ट. क्योंकि अगर तुम लोग रिएजेंट को हटवा देते हो तो वो इफेक्ट भी चला जाता है. ओके, सो दैट इज परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट. एक ही इफेक्ट टेम्पररी है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर रिएजेंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ओके, सो विल स्टार्ट विथ इंडक्टिव इफेक्ट. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट. इसके ऊपर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी, एसिड की स्टेबिलिटी, बेस की स्टेबिलिटी सब डिपेंड करता है. तो ये ठीक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. सो फर्स्ट इज अवर इंडक्टिव इफेक्ट. एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, CH3 CH2 CH2 Cl. ओके, सो वी नो बेटर दैट इज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. So it become partially negative. So because of that, this carbon become partially positive. अब ये जो इफेक्ट रहता है ऐसा नहीं कि इसी कार्बन के ऊपर रहता है, वो इफेक्ट शिफ्ट भी हो जाता है. मतलब इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट होता है और वो पुल हो जाते हैं क्लोरीन की तरफ. सो इट इज़ पार्शियली पॉजिटिव. ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे वो इफेक्ट रहता है, इस पे भी वो इफेक्ट थोड़ा बहुत रहता है. सो इट इज़ पार्शियली पॉजिटिव. मतलब अगर तुम लोग कंपेयर करते हो तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ये उससे थोड़ा कम पॉजिटिव रहेगा, ये बहुत थोड़ा कम पॉजिटिव रहेगा, बट इफेक्ट रहेगा. दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने अच्छे से देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का इफेक्ट हुआ पूरा किसके वजह से, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं अपनी तरफ, उसके वजह से ये पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ। सो दिस पैसेज बिकम, दिस मॉलिक्यूल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज नथिंग बट योर इंडक्टिव इफेक्ट। सो देर आर टू इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल CH3OH। OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे जाएंगे CH3 की तरफ, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव हो गया ये। ओके, सो दैट इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं उस इफेक्ट को बोला जाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट किया। एंड वो नेक्स्ट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर सेम हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3NO2, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो हमारा जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली मोइटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पार्शियली निगेटिव हो जाएगी। सो दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो नाउ हाउ वी यूज़ दैट इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं या पुश करते हैं दूसरे एटम की तरफ, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटन इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करता है। कैसे, यहाँ देखो, सपोज वी हैव 3 एग्जाम्पल्स, ये एक कार्बोकैटन है, ये दूसरा कार्बोकैटन है, तीसरा कार्बोकैटन। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेबल कार्बोकैटन किसको बोलते हैं हम लोग, स्टेबल कार्बोकैटन, कार्बोकैटन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो स्टेबल कब होगा, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, कोई भी अनस्टेबल स्पेसिस, पॉजिटिव या निगेटिव, खुद को स्टेबल करती है, मतलब खुद को न्यूट्रलाइज करती है। तो अगर ये कार्बोकैटन पॉजिटिव है तो उसको जितना नेगेटिव मिलेगा उतना वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ देखो, फर्स्ट केस में ये CH3 है। ओके, कार्बन की तरफ 3 हाइड्रोजन्स है, मतलब इसको नेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज़्यादा कुछ इसके पास नहीं है। बट इन दिस केस, सेकेंड केस, यहाँ देखो, सेकेंड केस में 2 CH3 है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सो ये इसकी तरह इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये इसके पास ये जो कार्बन प्लस है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, वो पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ जा रहा है क्योंकि इसके बाजू में कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब थर्ड एग्जांपल देखो, इसके बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मतलब इसको तीनों बाजू में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहे हैं, मतलब ये ईजीली स्टेबल हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, इसको स्टेबल होना है, मतलब इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। ओके, तो इसको बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, इसको थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, इसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सो दिस इज मोर स्टेबल, this is next than this, and this is next than this. So this carbocation is more stable, that is tertiary, then secondary, then primary. Okay, so that is the stability of your carbocation. हाँ, आले बात। So now carbanion. Okay, stability of carbanion. Carbanion है CH3 नेगेटिव, C, दैट इज 2 CH3 ग्रुप्स अटैच है और यहाँ 3 CH3 ग्रुप अटैच है। तो कार्बेनियन कब स्टेबल होता है, कार्बेनियन इज नेगेटिव चार्ज, तो उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, वही उसके पास नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस केस में देखो, ये ऑलरेडी निगेटिव है, ये कार्बन ऑलरेडी निगेटिव है, और CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ रही है,
ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3 तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट केस, 2 CH3 है, वो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसको बढ़ानी नहीं है, कम करनी है, तो ये अनस्टेबल हो गया। बट ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, फिर ये अनस्टेबल है, फिर इसके बाजू में कोई और CH3 नहीं है, तो ये थोड़ा स्टेबल है। ओके, मतलब अगर इसमें कंपेयर करते हो तुम लोग तो CH3 इज़ मोर स्टेबल, CH3 माइनस। ओके, इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, तो ये अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। इन दोनों को अगर तुम लोग कंपेयर करते हो तो ये थोड़ा स्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ तीनों बाजू से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। ओके, सो दैट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बोकैटायन और कार्बेनियन में बराबर अपोजिट है, जितना ज़्यादा सब्सट्रेटेड तुम लोगों का कार्बोकैटायन है उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे जितना ज़्यादा अनसब्सट्रेटेड कार्बेनियन है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। ओके, सो दैट इज़ द अपोजिट। इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन और कार्बेनियन की स्टेबिलिटी हमेशा अपोजिट रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे भी तुम लोगों का जो ये है इंडक्टिव इफेक्ट वो कैसे वर्क करता है वो हम लोग देखेंगे। सो दिस 2 एग्जाम्पल्स आर देयर। यहाँ देखो, दिस इज योर COH। सो एसिडिक ग्रुप को यहाँ कनेक्टेड क्या है, कार्बन, और कार्बन को 3 हेलोजन से, क्लोरीन से, और यहाँ 2 ही क्लोरीन है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, हम लोग देखेंगे। सो यहाँ COH है, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन एसिड, मतलब क्या, H+ फॉर्मेशन कैपेसिटी। एसिड की स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब क्या, उसकी H+ फॉर्मेशन कैपेसिटी कितनी है। जो H+ ज़्यादा फॉर्म करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जो H+ स्लो फॉर्म करेगा, जिसकी स्ट्रेंथ H+ फॉर्म करने की लेस रहेगी, वो लेस एसिडिक रहेगा। ओके, तो यहाँ तुम लोगों का क्लोरीन Cl- तुम लोगों का क्या करता है, एक मिनट, Cl- जो तुम लोगों का है वो Cl- अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। Cl- तुम लोग क्लोरीन, सॉरी, हाँ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा Cl- ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो इफेक्ट है वो इस कार्बन पे भी होगा, इस कार्बन की वजह से यहाँ भी होगा, इसके वजह से यहाँ भी होगा। लेस इफेक्ट होगा, बट वो इफेक्ट थ्रू आउट होगा, जैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में स्टार्टिंग में बताया था। तो इसके वजह से इसके इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, इसके भी इलेक्ट्रॉन थोड़े पुल हो जाएंगे। अगर इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े पुल हो जाएंगे तो H+ फॉर्म होना ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है। ओके, सो दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग। अभी इसके साथ कंपेरिजन करते हैं। यहाँ 2 ही क्लोरीन है, मतलब यहाँ पुल करने वाले 3 क्लोरीन है, यहाँ पुल करने वाले 2 क्लोरीन है। तो एज कंपेयर टू दिस 2, ये जो तुम लोगों का एसिड है वो लेस एसिडिक रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहेगा। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 क्लोरीन्स, और यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 2 क्लोरीन्स। ओके, तो जितना ज़्यादा पुलिंग रहेगा उतना ज़्यादा H+ फॉर्म होना ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं और हमें H+ फॉर्म करना है। तो यहाँ ये जो एसिड फॉर्मेशन है, या ये जो एसिड है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। सो वी कैन से दैट दिस वन इज मोर एसिडिक देन दिस वन बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 क्लोरीन्स ग्रुप। सेम तुम लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ बेस में है। ओके, बेस में क्या होता है, बेस इज नथिंग बट व्हाट इज लेविस बेस, टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, व्हाट इज लेविस बेस, टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सो बोथ आर लेविस बेस, बट विच इज स्ट्रॉन्ग, ये हम यहाँ देखेंगे। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ 3 CH3 है, यहाँ 2 CH3 है। तो यहाँ क्या होता है, फर्स्ट केस में तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ 2 ही CH3 है, तो एज कंपेयर टू दिस, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी है थोड़ी लेस रहेगी, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं वो 2 जगह से हो रहे हैं, यहाँ 3 जगह से हो रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। सो दैट इज नथिंग बट बेस। ओके, सो लेविस बेस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सो दिस इज मोर बेसिक एंड दिस इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू दिस। मतलब हम लोग जो इंडक्टिव इफेक्ट देखा उसमें हम लोग क्या देखा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी, एसिड की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, सो दैट इज नथिंग बट योर इंडक्टिव इफेक्ट।
सो और नेक्स्ट इफेक्ट इज रेजोनेंस. ओके, रेजोनेंस हमने सबने देखा है, हमेशा बेंजीन रिंग का एग्जाम्पल दिया जाता है. बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड्स हैं हम लोग ऐसे टर्न कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड विच आर इन कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है? कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड. एक कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट ब्लैंक है, उसके बाद डबल बॉन्ड है. जब ऐसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो इजीली मूव हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ मूव किए. ओके, सो अगर पाई कॉन्जुगेशन मतलब एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव हो सकते हैं. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जब मूव होते हैं तो अपने आप उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अगर रेजोनेंस में है मतलब वो मोर स्टेबल है. ओके, सो योर रेजोनेंस इज नथिंग बट एक्चुअली स्टेबिलिटी. कहीं भी तुम लोगों को रेजोनेंस दिखता है तो पता चलना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है. सो एरोमेटिक रिंग में कोई भी तुम लोग एरोमेटिक कंपाउंड लेते हो तो तुम लोगों को रेजोनेंस दिखता है. अगर एलिफेटिक स्ट्रक्चर है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, देन दैट इज नथिंग बट योर पाई पाई रेजोनेंस. पाई पाई, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ रेजोनेंस क्रिएट हुआ. और कौन सा रेजोनेंस है? यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है. ऐसे केस में भी रेजोनेंस क्रिएट होता है. दैट इज पाई सिग्मा रेजोनेंस. ओके, ये सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स है. कार्बोकैटायन और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी रेजोनेंस क्रिएट करते हैं. यहाँ तुम लोगों का कार्बोकैटायन है प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ देखो, बट ये जो चीज़ें हैं पाई 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 सिग्मा कार्बोकैटायन पाई, ये अल्टरनेट होनी चाहिए. अल्टरनेट से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए या कंटिन्यूशन भी नहीं होनी चाहिए. यहाँ देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकैटायन. ऐसे जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव हो सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ती है. दैट इज़ नथिंग बट रेजोनेंस इफेक्ट. जब किसी मॉलिक्यूल में ऐसा रेजोनेंस दिखता है तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है. ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए था बट नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है. सो ये रेजोनेंस इफेक्ट में नहीं आएगा. इसके ऊपर इस डबल बॉन्ड के होने का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी. बट ये तीनों केसेस में इन तीनों मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू योर रेजोनेंस. यहाँ रेजोनेंस क्रिएट हुआ है ड्यू टू योर अल्टरनेट कॉन्जुगेशन. ओके, सो दैट इज नथिंग बट योर रेजोनेंस इफेक्ट. नेक्स्ट, रेजोनेंस जो हमने कॉन्जुगेशन देखा, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन रहता है. ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में लिटिल डिफरेंस है, वो समझो. हाइपर कॉन्जुगेशन अल्किन के लिए ही प्रेजेंट रहता है. ओके, अल्किन मॉलिक्यूल्स, ऐसे अल्किन मॉलिक्यूल्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स है. मतलब व्हाट इज मीन बाय अल्फा हाइड्रोजन्स? दिस इज योर डबल बॉन्ड. ओके, सो ये डबल बॉन्ड से कार्बन काउंट करना है, डबल बॉन्ड छोड़ के. सो दिस इज योर अल्फा कार्बन. ओके, अब अगर ये अल्फा कार्बन है तो इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स है, दिस हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स. अब ये जो हाइड्रोजन्स है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन क्रिएट करते हैं और उसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन और उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी. ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट हाइपर कॉन्जुगेशन. जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी. और ये किस केस में होता है? अल्कीन के केस में, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है. ओके, यहाँ एग्जाम्पल देखो, ये हमारा कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो अल्फा कार्बन ये हुआ, उसके पास कितने हाइड्रोजन्स है? 3 हाइड्रोजन्स है. यहाँ देखो, इस कार्बन का है अल्फा कार्बन ये है, अल्फा हाइड्रोजन्स ये है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन्स है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन्स है, मतलब यहाँ 6 हाइड्रोजन्स है. ओके, यहाँ देखो, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन्स, दीज आर योर अल्फा हाइड्रोजन्स, 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है. ओके, और यहाँ 12 अल्फा हाइड्रोजन्स है. तो विच अल्किन इज मोर स्टेबल? दिस अल्किन इज मोर स्टेबल. उसके बाद कौन सा है? ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला आएगा. तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल है. दैट इज़ नथिंग बट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. ओके, हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा, अब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखा. ऑल 3 इफेक्ट्स आर परमानेंट इफेक्ट्स. ओके, क्योंकि ये इफेक्ट विद इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है, ये ऑलरेडी विद इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. इसमें भी ये विद इन मॉलिक्यूल वो इफेक्ट प्रेजेंट है. सो दिस इफेक्ट्स आर परमानेंट इफेक्ट. ओके,
द लास्ट इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट मतलब किसी और के वजह से उस मॉलिक्यूल में चेंजेस आते हैं, वो रिएजेंट अगर हम लोग हटा देंगे तो वो चेंज चला जाएगा, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो दिस इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। पहले बाकी 3 जो इफेक्ट थे वो परमानेंट इफेक्ट थे। सो ए एंड बी, ये एक मॉलिक्यूल है, ये रिएजेंट हमने डाला, उस रिएजेंट की वजह से यहाँ A+ और B- हुआ, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब किसी रिएजेंट की वजह से मॉलिक्यूल में तुम लोगों के आयन्स क्रिएट हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, अब उसमें 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड सेकेंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन क्रिएट करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ देखो, अगर ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, हमने H+ डाला, ओके, सो H+ इज नथिंग बट आवर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे एक्ट करेगा? ये CH2 CH3 हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, अगर यहाँ मैंने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन, यहाँ O-, यहाँ पे क्यों अटैक करेगा? यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, सो इट इज़ पार्शियली नेगेटिव, इट इज़ पार्शियली पॉजिटिव। ओके, सो व्हाट इज़ अवर मॉलिक्यूल बिकम CCNHO-। so that is nothing but positive electromeric effect and this is nothing but negative electromeric effect. तो positive electromeric effect कौन create करता है? इलेक्ट्रोफाइल। और negative electromeric effect कौन create करता है? न्यूक्लियोफाइल। ओके, so that is about your electromeric effect. okay, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस देखते हो, पढ़ते हो, ओके, वो सभी रिएक्शंस इस 4 टाइप में आते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसी में तुम लोगों का कोई भी रिएक्शन है इसी में कहीं बैठता है। ओके, सो विल स्टार्ट वन बाय वन। दैट फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, दैट नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, वो सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब जो ऐड होता है वो किसी के बदले वहाँ बैठता है और कोई एक वहाँ से निकल जाता है। हम लोग सब्स्टिट्यूट किसे बोलते हैं? एक बेंच पे अगर 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ओके, और तीसरा स्टूडेंट आया, उसने एक को उठाया और वो वहाँ बैठा, मतलब बेंच पे पहले कितने स्टूडेंट थे? 2 ही थे। तीसरा आया बट वो किसी और के बदले वहाँ बैठा है, इसलिए एक उठ के चला गया, दैट इज़ नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन। ओके, 3 ऐड नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट का जो मीनिंग है दैट इज़ नथिंग बट कोई एक ऐड होता है किसी और के बदले, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Cl-, ओके, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। Cl- हमने ऐड किया इस बेंजीन रिंग में, H+ की जगह, सॉरी Cl+, ओके, मतलब ये एक्चुअली Cl होता है, तो Cl+ अगर तुम लोगों का ऐड होता है तो H+ की जगह ऐड होता है। सो H+ की जगह कौन ऐड हुआ? Cl+। सो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि प्लस इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। सो न्यूक्लियोफाइल इज नथिंग बट अवर नेगेटिव मोइटी। अब ये नेगेटिव मोइटी अटैक करेगी CH3 पे, Cl- चला जाएगा। ओके, मतलब Cl- की जगह OH आया है, so that's why it is nucleophilic substitution reaction. Next is free radical substitution reaction. Substitution होता है बट फ्री रेडिकल थ्रू होता है। ओके, सो यहाँ देखो तुम लोगों का मीथेन है, यहाँ तुम लोगों का होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ तो C, यहाँ तुम लोगों को C फ्री रेडिकल मिला, यहाँ H फ्री रेडिकल मिला, और यहाँ Cl फ्री होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, फ्री रेडिकल। ओके, सो दिस इज योर प्रोडक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जिसके थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको उसके टाइप का नेम मिल जाता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ने किया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसने न्यूक्लियोफाइल ने किया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ फ्री रेडिकल थ्रू सब्स्टिट्यूशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो वी फिनिश्ड विद आवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स, कुछ ऐड होता है, कुछ बाहर नहीं निकलता है, पूरा मॉलिक्यूल कहीं पे ऐड होता है, और जब ऐड होता है एट दैट टाइम ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड।
अगर डबल बॉन्ड में मैंने कुछ ऐड किया तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ कंप्लीटली ऐड होता है। ओके, सो हम लोग 3 एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr हमने ऐड किया, तो HBr अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड होगा। अब यहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज हाइड्रोजन गोज टुवर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइड, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जाएगा और Br है यहाँ पे जाएगा, ये ब्रेक हो एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन गोज टुवर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइड, ब्रोमीन गोज टुवर्ड लेस हाइड्रोजनेटेड साइड। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द एडिशन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को अगर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दैट इज हाइड्रोजन peroxide, देन इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2O2। ओके, अब HBr हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? लेस हाइड्रोजनेटेड साइड पे, और Br किसके पास जाएगा? मोर हाइड्रोजनेटेड साइड पे। जनरली हम लोग जो एडिशन रिएक्शंस करते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, बट कभी कभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो किया जाता है, दैट इज हाइड्रोजन गोज टुवर्ड लेस हाइड्रोजनेटेड साइड एंड ब्रोमीन गोज टुवर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइड। सो दैट इज अवर प्रोडक्ट। In both cases your double bond get converted into single bond, double bond get converted into single bond. Okay, so next is यहाँ देखो कार्बोनिल ग्रुप, सो दैट इज योर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐड क्या किया है? HCN किया है। ऐसे केस में यहाँ क्या था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, बट यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो तुम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है। यहाँ देखो, सो कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो इट बिकम पार्शियली नेगेटिव, दिस स्पेसिस बिकम कार्बन बिकम पार्शियली पॉजिटिव। और HCN भी अगर तुम लोग ब्रेक करते हो तो H प्लस CN माइनस, तो तुम लोगों का CN है, जो CN माइनस है वो कार्बन की तरफ जाएगा, और तुम लोगों का जो O माइनस है उसकी तरफ कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। सो योर स्पेसिस बिकम CH3COH CN, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ गया और एक CN यहाँ गया, तुम लोगों का यहाँ डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। ओके, सो इट इज़ नथिंग बट हमने HCN को ऐड किया अक्रॉस द डबल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शंस आर जनरली फॉर अल्कीन्स और अल्काइंस, अक्रॉस द डबल बॉन्ड और अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐड होता है। इफ इट इज डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। सो दैट इज अबाउट योर एडिशन रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन कुछ इलिमिनेट होता है, द वर्ड इट सेल्फ इंडिकेट्स। ओके, मतलब तुम लोगों का जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में से कुछ इलिमिनेट होगा। अगर इलिमिनेट होगा तो तुम लोगों का जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि गिवन मॉलिक्यूल अगर सिंगल बॉन्डेड है और वहाँ से तुम लोग कुछ बाहर निकालते हो तो तुम लोगों को उसकी वैलेंसी बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। सो जनरली इलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में। हम लोग 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो हियर CH3 CH2 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 Br, तो यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH HBr इलिमिनेट होगा। कैसे इलिमिनेट होगा? ऐसे इलिमिनेट होगा। सो अगर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन इलिमिनेट होता है तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, सो दैट लास्ट 2 कार्बन्स उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सो इट इज़ नथिंग बट यूर इलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, दैट इज डिहाइड्रेशन। H2SO4 इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल। ओके, बहुत जगह पे तुम लोगों को H2SO4 का रिएक्शन देखने को मिलेगा जहाँ तुम लोग वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हो। ओके, बिकॉज इट एक्ट एज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, सो अगर तुम लोग वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो ये ऐसे एलिमिनेट होगा, H प्लस OH माइनस, सो यू गेट हियर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाता है। सो दैट इज नथिंग बट योर एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ जनरली सिंगल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड विथ एलिमिनेशन ऑफ small molecule. Okay, so that is elimination reaction. Okay, so last is our rearrangement reaction. That word itself indicates there is rearrangement. कुछ ऐड नहीं होता है, कुछ एलिमिनेट नहीं होता है, कुछ सब्सट्रेट नहीं होता है, रीअरेंज होता है। सो जनरली ये मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन विद इन मॉलिक्यूल होती है। ओके, जैसे हमारा अगर हम लोग कोई लॉन्ग रिएक्शन कर रहे हैं और एक मॉइटी फॉर्म होती है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, उसी मॉलिक्यूल में कुछ रीअरेंज होता है, तो दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जनरली ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी के थ्रू रीअरेंज होती है, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है वो मोर स्टेबल होना चाहता है तो वो खुद को रीअरेंज करता है, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज
रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ओके, सो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे. सपोज दिस इज अवर मोइटी. कोई रिएक्शन करते हो कि ये मोइटी फॉर्म हुई है. सो दिस इज योर कार्बोकैटायन. दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन. तो प्राइमरी कार्बोकैटायन से टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, हमने देखा है इंडक्टिव इफेक्ट में. तो ये क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा और टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा. मतलब तुम लोगों का ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे जाएगा और ये जो CH3 है ये यहाँ आएगा. कि यहाँ देखो क्या फॉर्म होता है, CH3 CH3 CH2. हमारा ये CH3 बाजू में चला गया और यहाँ तुम लोगों का कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ. सो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकैटायन. ओके, इसीलिए रीअरेंजमेंट हुआ. सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी लाने के लिए या मॉलिक्यूल में प्रॉपर फंक्शनिंग लाने के लिए रीअरेंजमेंट होता है विद इन अ मॉलिक्यूल. ओके, और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. ओके, सो दिस इज योर ब्यूटेन. ओके, एन ब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये रीअरेंज करता है खुद को. अब ये जो तुम लोगों का एन ब्यूटेन है इससे ज़्यादा स्टेबल, सो ये रीअरेंज करता है खुद को CH3 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 CH3. Okay, so now this butane is more stable than this butane. So in presence of AlCl3 ये molecule खुद को rearrange करता है. So that is nothing but your rearrangement reaction. Okay, so here I tried to cover all points which we used for our organic chemistry explanation. जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये सभी रिएक्शंस, उसके पहले हमने इफ़ेक्ट्स देखे, उसके पहले हमने कुछ टर्म्स देखे लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप. ओके, सो दीज आर नथिंग बट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हर टर्म पे 1 आवर का एक वीडियो बन सकता है और मैं बनाऊंगी. बट अभी एक सिंपल रिव्यू करने के लिए तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को फटाफट रिविजन करनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स कौन से हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. Thank you for watching the video. Please share, subscribe and like the video. Okay, thank you. Don't forget to subscribe my channel, like it and share it. Thank you.